हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू कुरान कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज पढ़ते हैं फिर से ये 10th क्लास का क्रैश कोर्स का ये सेकंड वीडियो होगा। इसमें पहला वीडियो कल थ्योरी का क्लास चला था, उसी को आगे बढ़ाते हुए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं जुड़ा है तो वे इससे जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चन होगा, उसको हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ के इसको क्लियर करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। इसमें जो मेन क्वेश्चन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन ये कंफर्म रहता है, तो इसको हम लोग पहले सीखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा जैसे 135 तथा 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालें। एल्गोरिथम से निकालें। ये क्वेश्चन रहेगा 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है और वो भी यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन एक फॉर्मेट है, कल पढ़े थे इसके बारे में, उसी फॉर्मेट पर हम लोग बनाएंगे। स्पेशली ये क्या है, ये भाग विधि का एक रूप है। तो पहले इसमें जानेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी। तो बनाएंगे कैसे, सॉरी 135 से बड़ा है 225, पहले ये लिख देंगे। उसके बाद इसमें जो बड़ा है उसको ये मान लेते हैं 225, बी का मान हो गया 135। कौन सा विधि से बनाना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कौन सा फॉर्मेट है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे यहाँ से, इसी विधि से बनाना है। तो ये भाग का ही एक रूप है। तो पहले इसको बैठाने के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे और भाग विधि से पहले इसको सुविधा के लिए हम बना लेते हैं। तो 225 में हम पहले 135 से डिवाइड करेंगे। 135 एकम 135, 5 पर 0 90, फिर शेष आता है तो इसमें डिवाइड करते हैं भाजक में। तो 135 में डिवाइड करेंगे, 90 का केवल एक बार 90 घटाएंगे तो 5 4 45 हुआ। फिर इसका शेष बचा, इस शेष से पहले वाले भाजक में भाग देंगे तो 90 90 का टेबल में 45 दो बार पढ़ेंगे तो ये 90 कटेगा। जहाँ ये कट जाएगा, जिससे कटेगा वही हो जाएगा एचसीएफ। इसी एचसीएफ को फॉर्मेट कौन सा, यूक्लिड का जो फॉर्मेट है उसी पर ये रख के बना देना है। तो ये कमान सबसे बड़ी संख्या 225। तो 225 में टेबल किसका, 135 का। देखिए 135 का टेबल पढ़े एक बार तो गुना करेंगे एक, उसके बाद शेष कितना बचा, आर का मान 90। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, जब तक ये आर का मान 0 नहीं आएगा ये बार बार प्रोसेस करके बनाएंगे, इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन। आर का मान 0 नहीं आया फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अब ये हुआ जो भाजक जो था भाज्य बनेगा, 135 में डिवाइड करेंगे जो शेष था उसका 90 से। तो 135 में जो 90 शेष बचा था उससे डिवाइड किए एक बार, पहला टेबल पर है एक बार में, शेष कितना है 45, यहाँ लिखेंगे 45। फिर यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब 90 को इधर रखेंगे, 90 का टेबल 45 से, 45 का दुगुना 90, आर का मान कितना हो जाएगा 0, पहले 45 अब क्या हो गया 0। अब यहाँ लिखेंगे आर का मान चुके आ गया 0, इसलिए एचसीएफ जितना का निकाले उसको क्वेश्चन में 135 225 का आंसर जिसे लास्ट में काटा वही हो गया एचसीएफ 45। ये हुआ यूक्लिड विभाजन से। इस प्रकार बनाएंगे 2 नंबर कंफर्म आ जाएगा। इसको बनाने के लिए पहले ये रफ काम कर लेंगे और इसी को इसमें बैठा देंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो ओके, तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ओके, हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जिसमें अगर 6 से 6q का मतलब होता है 6 से भाग देने पर विषम संख्या रहेगा तो शेष 1 बचेगा या 3 बचेगा या 5 बचेगा, इसी को हमको दर्शाना है। तो इसको मान लेंगे, माना कि वह संख्या बराबर x या a, माना कि वह संख्या बराबर a, कोई संख्या a है जिसमें कितना से भाग दिया जा रहा है, ये 6 से, इसलिए ये दिया हुआ है भाजक, भाजक मतलब b का मान दिया 6, तो r का मान कितना होगा, जब 6 से भाग दिया जा रहा है तो r का मान 6 से कम होगा, मतलब 5 तक बच सकता है। इसलिए r का मान हो सकता है या तो पूरा पूरा कटेगा तो 0 होगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 4 या 5, मैक्सिमम शेष कितना 5 तक बचेगा। उसमें भी हमको कौन सा संख्या लेना है, विषम। तो विषम संख्या के लिए कौन सा शेष बचेगा, विषम संख्या शेष बचेगा, ये होगा। इसलिए विषम संख्या के लिए r कितना हो जाएगा, 1 3 5, ये हुआ विषम संख्या के लिए। इसलिए अब कौन सा फॉर्मेट है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन a बराबर bq प्लस r से इस विधि से बनाएंगे। कौन सी संख्या लेंगे, विषम संख्या r बराबर किसके लिए, 1 के लिए।
1 के लिए ए बराबर बी का मान 6Q, आर का मान 1, ये पहला हुआ। दूसरा में आर का मान विषम संख्या 3 के लिए, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ए बराबर 6Q प्लस 3, ये दूसरा हुआ आंसर, ये पहला आंसर। इसके बाद पुनः आर बराबर तीसरा 5 के लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान ए, बी का मान 6 से भाग दिए 6Q और आर कितना होगा 5, तो ये तीसरा। इस तरह हम क्या बना सकते हैं विषम संख्या। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आर का मान 0, 1, 2, 3 सब रख के बनाएंगे। विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या चुन के ही रखेंगे, सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या रख के 0, 2 और 4 को रखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये एक बार रिवीजन करके इस पर कमांड रख सकते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको पढ़ना है एचसीएफ तथा एलसीएम निकाल कर उसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसका निकाले गए एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। इसी को हम लोग जांच कर लेंगे। तो पहले दोनों संख्या का कोई दिया गया संख्या रहेगा उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे 26 तथा 91, इसका एचसीएफ तथा एलसीएम निकाल के इसका हम लोग जांच करते हैं कि इसका आंसर और इसका दोनों संख्या गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग कल बताए थे 2 विधि होता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग इसको बनाते हैं। तो 26 को जब बनाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 13, इसका 26 का तोड़े तो कितना आया, ये 2 × 30। 91 को निकाल लेंगे तो ये डायरेक्ट 7 से कटेगा 13, 13 7 91 होता है। तो ये 91 का गुणनखंड निकाले तो 7 × 13, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हुआ 13। एलसीएम मतलब अभाज्य गुणनखंड में जो सर्वाधिक बार आया है, 2 इसमें आया है, इसमें 2 नहीं आया है, तो 2 लिख दिए। इसके बाद 7 लिख देंगे, उसके बाद 13 लिख देंगे। तो जो आया है उसमें सर्वाधिक बार आने वाला है, तो 13 13 एक ही बार आया तो 13 लिखेंगे। कोई 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 लिखेंगे, 7 इसमें है इसमें नहीं है तो भी 7 लिखेंगे। तो ये इसका एलसीएम गुना कर देंगे, 14 और 13 में गुना करेंगे तो 13 × 14, ये आप लोग जानते हैं 2 8 182 इसका आया। ये निकल गया एचसीएफ और ये एलसीएम। अब हम जांच करते हैं कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल और ये एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर है कि नहीं, जांच करना है। तो जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या निकाले थे 26 × 91, एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182। तो दोनों को गुना करके देखते हैं। ये 13 × 182, 13 × 26, इसके बाद 113 104, इसके बाद 13 × 13, जोड़ ले रहे हैं इसको, 6 4 2 6 3 2366, दोनों को गुना किए इधर 2366, इसको भी गुना करेंगे 26 × 91, गुना करेंगे 26 × 26, 26 6 9 54, 9 2 18 5 23, जोड़ेंगे 6 6 23 66, इधर भी आया 23 66। तो दोनों तरफ क्या है, इसका गुणनफल सेम आ गया, इसलिए क्या होगा, प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS, दोनों तरफ सेम 23 66, ये हमको जांच करना था। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको एक बार बना लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं। इसका 12 15 21 का एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है और कौन सा विधि है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये हुआ है पढ़ाई। तो 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग इसका निकालते हैं। तो पहले 12 का तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 4 तिहाई 12, इसको बड़ा संख्या रहेगा तो इस तरह तोड़ लेना है। ये तोड़ लिए। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 5 15, 3 5 15, इसको भी 15 को तोड़ लेंगे, 3 5 15। 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 7 21, ये तो सिंपल है, 3 7 21। अब इसका निकालना है एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो एचसीएफ मतलब अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन रहता है तीनों में शामिल रहेगा, तो वही हो जाएगा। इसमें कॉमन तीनों में ये 3 3 है, इसलिए एचसीएफ हो गया 3 और कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम के लिए क्या है, एलसीएम के लिए देखना है
जो जिस अभाज्य गुणनखंड में सर्वाधिक बार आया है वही होगा। दो इसमें 2 बार आया है, बाकी किसी में नहीं आया, तो 2 बार लिख देंगे। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 सब में आया है, लेकिन सब में क्या एक ही बार आया है, तो लिख देंगे एक ही बार। उसके बाद देखेंगे इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, बाकी में 5 नहीं है, तो 5 इसमें एक बार आया है, बाकी में 0 बार आया है, ज़्यादा बार आया है एक बार, तो ये लिख देंगे। 7 बाकी में 0 बार आया है, लेकिन इसमें आया है एक बार में, तो ये लिख देंगे 7। ये सब का गुणन हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम। 2 दूना 4, 12, 12 5 60, 60 में 7 से 6 7 42, 420। ये हुआ एलसीएम, ये हुआ एचसीएफ। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे कहे, तीनों को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ में कॉमन देखेंगे, और एलसीएम में जो सर्वाधिक बार आया है उसी को गुणनफल करके निकाल लेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से निकल जाएगा। अब ये एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो ये एचसीएफ निकाल के दिया है, कितना का संख्या दिया 306 और 657 का निकाल के दिया है 9, तो कह रहा है इसका एलसीएम निकाले। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला है। दो संख्या में कौन कौन दिया संख्या? 306 657, 306 गुना 657। इस दोनों में कौन दिया है? ये दिया है एचसीएफ 9 और एलसीएम हमको निकालना है। तो 4 पद है, 4 पदों में कम से कम 3 पद दिया रहेगा, चौथा बोलेगा निकालने के लिए। तो इसको एलसीएम निकाल लेंगे। ये गुना है तो इधर आ गया भाग हो जाएगा, 600 306 गुना 657, ये गुना है तो इधर होगा भाग, बराबर बचेगा, जो कटाएंगे जो कटेगा आंसर आएगा वही एलसीएम निकल जाएगा। तो इसमें भाग दीजिए, दोनों कट जाएगा 9 से, तो बड़ा वाला कटाते हैं, 9 7 63, 2 बचा, 9 3 27, 73 बार में कट गया, तो 306 और गुना 73 वही हो जाएगा एलसीएम। तो इसको गुना करते हैं 306 में 73 से, 6 3 18, इसके बाद 1 3 3 9, 918, इसको गुना कर दिया, 6 7 42, 7 3 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 2 2 22 33 8, इसका गुना किए तो एलसीएम बराबर 22 338, ये हुआ एलसीएम। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये ज़्यादातर रहता है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप का आप लोग अब जांच करते हैं, ये परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या को हम सिद्ध करते हैं कि परिमेय संख्या है रूट वाला। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए शॉर्ट में ही हम लोग ये बनाएंगे। तो जैसे ही रूट वाला क्वेश्चन आएगा सिद्ध करने के लिए, तो देखेंगे इसके अगल बगल कुछ जुड़ा है या नहीं। इसमें रूट में ही सिर्फ है, इसके पहले जोड़ घटाव गुना भागा कुछ नहीं है, इसलिए इसको वर्ग विधि से बनाएंगे, वर्ग करके ही बनाएंगे। इसमें देखिए दूसरी टाइप का है कि इसमें रूट के साथ जोड़ है गुना है, इसमें ये घटाव करके बटा के जोड़ घटाव करके बनाएंगे। तो इसमें वर्ग विधि से बनाएंगे और इसमें बिना वर्ग किए बनाना है। तो इसमें पहले हम लोग सिद्ध करना है, तो पहले क्या मान लेंगे, ये माना कि अपरिमेय है, तो मान लेंगे ये परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या बराबर P बाई Q होता है। परिमेय संख्या बराबर P बाई Q, तो परिमेय संख्या माने हैं तो √5 बराबर P बाई Q, √5 बराबर P बाई Q। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, P बाई Q का स्क्वायर कर देंगे। जैसे दूसरा स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे, ये पूरा पूरा 5 हो जाएगा, और ये इसे लिख सकते हैं P इंटू P और Q इंटू Q, दो भाग में इसको कर दिए। मतलब अब इसमें से एक P इधर ला दे रहे हैं Q को, 5Q बराबर P स्क्वायर बटा Q, एक Q को इधर ला दिए। अब यहाँ देखेंगे ये कौन सी संख्या, ये बिना, ये हर वाला है, मतलब बटा नहीं है, तो ये हो गया कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या, और ये हो गया भिन्न संख्या, ये बटा वाला हो गया। तो ये पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, उसी कंसेप्ट पर हम लोग इसको सिद्ध कर देंगे, क्योंकि 5Q बराबर एक पूर्ण संख्या, लिखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बिना हर वाला, और P स्क्वायर बटा Q एक क्या हो गया, भिन्न संख्या। ये पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यहीं पे हम सिद्ध कर लेंगे। इसलिए पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिखना हमको क्या, ये गलत है। इसलिए 5Q नॉट इक्वल टू P स्क्वायर
बटा क्यू, ये बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। ये परिमेय संख्या है, इसलिए क्या ये अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम सिद्ध कर लिए काफी आसानी तरीका से। और ये क्योंकि हम इसको माने थे ये एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बराबर ये जो होता है, परिमेय संख्या बराबर p बटा q के रूप में होता है। तो परिमेय संख्या माने थे √5, तो √5 को √5 बराबर p बाई q, और दोनों तरफ जब बताए जब इस रूट के साथ कुछ जोड़ घटाव गुना ना हो तो दोनों तरफ वर्ग करके बनाएंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर p बाई q का स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर पूरा 5 हो गया और यह p इंटू p, q इंटू q, मतलब p स्क्वायर नीचे का एक हर जो है इसको इधर ला देंगे, तो ये क्या होगा गुना हुआ, तभी ये क्या होगा पूर्णांक संख्या ही बना। लेकिन इसके नीचे क्या है, कोई ये हर है तो हर है और भाग देंगे तो कभी भी क्या ये इसके नीचे हर रहेगा, तो ये कटेगा नहीं, ये कौन सी संख्या हो गया भिन्न संख्या हो गया, और ये हुआ पूर्णांक संख्या। तो 5 की एक पूर्णांक है और ये p स्क्वायर बटा q एक भिन्न संख्या है, तो कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होगा, इसलिए पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या 5q नॉट इक्वल टू ये p स्क्वायर बटा q, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमारी मान्यता जो इसको माने थे परिमेय संख्या ये गलत हुआ, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या है, इसी को प्रूफ लिख देंगे। तो ये हुआ, इस टाइप के हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें √5 है लेकिन इसके साथ जोड़ घटाव है, तो इसमें वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो फिर यही प्रोसेस चलेगा। तो कैसे हल करेंगे, तो माना कि इसको भी मानेंगे, माना कि 3 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रहता है, हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या बराबर क्या होता है p बाई q, तो परिमेय संख्या बराबर p बाई q, परिमेय संख्या बराबर p बाई q। परिमेय संख्या कौन माने हैं, इसको लिख देना है 3 प्लस 2√5 बराबर p बाई q। अब ये इसको इक्वेशन के आधार पर हल करना है, प्लस है तो उधर माइनस करते हैं, तो 2√5 इक्वल टू p बाई q माइनस 3, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2√5 इक्वल टू एलसीएम आया q, तो डिवाइड करेंगे तो q इंटू q, तो p का p हो जाएगा, 1 से डिवाइड q हुआ तो 3q, तो p माइनस 3q हुआ। अब ये गुना है, इसको रूट के अगल बगल जितना भी उसको हटा देंगे तो बन जाएगा, तो जब बच गया √5 बराबर p माइनस 3q बटा q, ये गुना है तो इधर आ जाएगा भाग में, दो चीज में ये गुना हो जाएगा, अंदर नीचे भाग हो जाएगा, तो √5 बराबर p माइनस 3q बटा 2q, ये गुना इधर भाग हो गया। अब यहाँ अभी सिद्ध किए हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा √5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या p बाई q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में रहता है, अंश और हर के रूप में रहता है, इसलिए p माइनस 3q बटा 2q ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं, अब कभी भी ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हम यहाँ बराबर किए हैं, इसलिए क्या होगा, कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा, यही कंसेप्ट है। इसलिए अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, कभी भी अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ जो लिखे हैं वो क्रॉस करेंगे, गलत है। √5 नॉट इक्वल टू p माइनस 3q बटा 2q, ये बराबर नहीं होगा, इसलिए जो हम लोग इसको माने थे परिमेय, ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। इसलिए 3 2 √5 ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इस प्रकार क्या प्रूव हो गया, इस प्रकार हम लोग आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें ये जब जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी हो रूट के अगल बगल, तो उसमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाव इक्वेशन कर देंगे, इधर इक्वेशन बना देंगे, उसके बाद रूट को अलग कर सकते हैं, रूट को अलग करेंगे, रूट को अलग करेंगे और बाकी सबको अलग करेंगे, रूट वाला संख्या अपरिमेय लिखेंगे और बाकी को परिमेय लिखेंगे लास्ट में, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, इसी कंसेप्ट पर हम लोग इसको सिद्ध कर लेंगे कि हमारे मान्यता क्या है, गलत है, इसलिए ये जो भी है वह परिमेय नहीं होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा, इस पर हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या है, एक जरूर रहेगा, तो इसको एक रूट वाला रहेगा तो उसको वर्क करेंगे, और रूट के साथ जोड़ घटाव गुना भागा रहेगा तो उसको इक्वेशन बना देंगे जोड़ घटाव, और रूट वाला को अलग करके उसको अपरिमेय और बाकी बिना रूट वाला को परिमेय मान के, और उसको ये अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय करके, इसी कंसेप्ट पर हम इसको सिद्ध करके इसको आसानी से बनाएंगे। ये इसको नोट कर लीजिएगा, इस टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको नोट करने, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इसमें व्याख्या कीजिए कि क्या ये 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। तो हम लोग भाज्य संख्या के बारे में पढ़े, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो एक अथवा स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से कटता है वह भाज्य संख्या कहलाता है। तो भाज्य संख्या कौन कौन होगा? कोई संख्या है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह में हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या कौन है। तो 0 और 1 न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या है, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो भाज्य संख्या हम लोग को सिद्ध करना है। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, क्योंकि क्या है इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक और स्वयं। तो ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये 4 से, भाज्य संख्या 6 8 9 10, ये हुआ भाज्य संख्या। तो भाज्य अभाज्य संख्या समझ में आया। तो भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होगा। 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 हुआ, तो क्या कितना गुणनखंड हो गया इसका? 2 2 और 1। तो और फिर क्या होगा? जैसे 4 को तोड़ें, एक तो 2 से कटेगा, एक 1 से कटेगा और एक 4 से कटेगा। तो 4 को काटने वाला 3 संख्या हो गया, इसलिए भाज्य संख्या होगा। तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा वह भाज्य संख्या कहलाएगा। तो इस कंसेप्ट का इसमें अप्लाई करना है, इसलिए समझाए हैं। इसको जांच करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखना है इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। 13 और 13 बीच में ये क्या है? यहाँ प्लस से अलग हुआ है, तो दोनों पर लिख देंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इसमें दोनों में कॉमन 13 13 निकल जाएगा, तो 13 बाहर निकल जाएगा, 7 गुना 11 प्लस 1। अब इसका देख लेते हैं तोड़ के, या यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि जो भी संख्या इससे बनेगा वो क्या होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा क्या हो गया, 13 एक गुणनखंड आ रहा है। तो 13 गुना यहाँ जो संख्या कोई ना कोई संख्या बनेगा, तो कोई संख्या होगा, और फिर उस संख्या में क्या होगा, एक तो अवश्य रहेगा। इसका गुणनखंड क्या होगा? एक 13 हो गया, एक वो संख्या जो इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, और इसमें एक है, एक रहेगा। तो एक अथवा स्वयं के अलावा भी कोई तीसरा गुणनखंड आ गया 13, इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या होगा। इसलिए लिखेंगे यह भाज्य संख्या होगा, क्योंकि एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड कितना हो गया? अन्य गुणनखंड 13 है। एक तो ये विधि हुआ। दूसरा विधि क्या, इसको अगर नहीं लिखना है तो दूसरा विधि पूरा कैलकुलेट करके ही बना सकते हैं। तो इतना पर से भी हम बना सकते हैं। दूसरा अगर इसको पूरा कैलकुलेट करना है तो देखिए 13 गुना 11 7 77 प्लस 1, तो 13 गुना कितना हुआ? 78। अब इसको गुणनखंड निकालेंगे, 13 गुना 78 को निकालेंगे तो 2 गुना ये 78 को इस तरह गुणनखंड निकालेंगे, 2 6 तो 9 18, फिर 3 से करेगा 13 3 49। तो इस 78 को तोड़े तो 2 आया, 3 आया और 13 आया। तो इस पूरा संख्या का इतना सारा गुणनखंड हो गया। इतना सारा गुणनखंड हुआ, इसलिए क्या होगा? इस कौन सा संख्या होगा? भाज्य संख्या। इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि अनेक गुणनखंड है, क्योंकि अनेक गुणनखंड है, अनेक अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरह भी बना लेंगे या वहां से भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरे टाइप का है शांत और अशांत की पहचान करेंगे। तो शांत दशमलव हम लोग दशमलव प्रसारण पढ़े थे। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत और दूसरा अशांत। फिर अशांत पढ़े थे 2 प्रकार के, अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। तो इसमें सिर्फ शांत और अशांत के बारे में जानना है। तो कैसे देख के हम बता सकते हैं? तो बताए थे इसके हर का गुणनखंड, अंश और हर में हर को तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इसका गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुना 5 के रूप में आएगा। सिर्फ 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो ये क्या होगा? ये शांत दशमलव कहलाएगा। इससे हम लोग बनाते हैं। तो पहले तो देखेंगे कटने वाला है कि नहीं, तो नहीं कटेगा। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में 13 और इसको 31 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 50 25 100 100 100 625, ये 5 31 25 इतना 5 आया। इसमें 5 के अलावा कुछ नहीं आया, तो 13 बटा कितना हुआ? 5 के पावर ये 5 हो गया। तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आए तो वो शांत दशमलव कहलाता है। ये सिर्फ 5 आया है, इसलिए क्या होगा? यह शांत होगा, शांत होगा। क्यों होगा शांत? क्योंकि इसके हर का गुणनखंड सिर्फ 5 आया, शांत होगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर क्या है? 5 के पावर 5 है, हर का गुणनखंड 5 के पावर 5 है, सिर्फ 5 है, इसलिए शांत होगा। ये पहचान लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन में अब क्या है, इसको पहले बनाने से पहले इसको तोड़ना है। तोड़ने से पहले देखेंगे कटने वाला है कि नहीं। तो कट जाने वाला है। 3 से 3 दूनी 6 3 5 15, तो 3 दूनी 6 3 5 15, 3 के पावर में है, मतलब 2 बटा 5। तो ये ऑलरेडी क्या है? 5 आया, इसलिए क्या होगा? यह भी शांत होगा।
शांत है। अब क्यों है? क्योंकि हर का गुणनखंड सिर्फ 5 है। सिर्फ 2 रहेगा सिर्फ तब भी होगा। इसका देखते हैं ये शांत है कि अशांत है। 129 को पहले कटने वाला है, कोई नहीं है, नहीं कटने वाला है, तो ये नहीं कटाएंगे। अब इसका हर का गुणनखंड 2 और 5 तो आया है, एक्स्ट्रा क्या आ गया? 7 के पावर 5 आ गया, 7 आ गया एक्स्ट्रा, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत। तो अशांत का मतलब 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। तो ये शांत और अशांत को इसके हर से ही तोड़ के अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम आसानी से जांच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, बिना लंबा भाग दिए इसको दशमलव में बदल देना है। तो दशमलव में जैसे एक तो विधि है, 17 में 8 से भाग देके इसको दशमलव बदलेंगे। अब वो काम नहीं करना, डायरेक्ट यहीं पे कर देना है। तो 17 और 8 को पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका? ये 8 का। तो 2 गुना 2 गुना 2, ये सिर्फ 2 आ रहा है, ये तो क्या है? शांत है क्या? शांत, तो शांत है। सिर्फ 2 आया, 5 है, ये तो शांत हुआ। 2 के पावर कितना है? 3। 2 के पावर 3 आ रहा है, और दशमलव बदलने के लिए नीचे 10 का टेबल होना चाहिए। तो 10 का टेबल लाने के लिए 2 दिया है तो कितना नहीं है? 5 नहीं दिया है। 5 क्या को नहीं है? ये 2 3 गो है, तो 5 भी क्या है? 3 गो लाना है। एक्स्ट्रा नीचे लाए तो ऊपर भी 5 को 3 बार गुना कर देंगे। नीचे समान संख्या में ऊपर या नीचे भाग देने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हमको 10 लाने के लिए 2 दिया था तो 5 लाए, अगर 5 दिया रहता तो 2 लाते, 5 दूना 10 करके बनाते। तो 10 लाना है तो 2 3 को दिया है तो 5 भी 3 बार लाएंगे, और नीचे 3 बार लाए तो ऊपर भी 3 बार लाना होगा। तब क्या फिर कट जाएगा, तो फिर क्या इतना ही बचेगा। तो सुविधा के लिए बना दिए। तो 17 गुना 5 से गुना करेंगे तो 125 बटा इसको गुना करें 2 5, जब ऊपर वाला घात बराबर हो तो नीचे वाला आधार को गुना कर देते हैं। 10 बटा, तो 10 के पावर कितना होगा? 3। तो 10 के पावर 3, अब इसको गुना कर देंगे 17 गुना 25। 17 को 125 में गुना कर देंगे, 17 85, 17 34, 17 कम 17, 5 8 4 12 के 2, 7 3 10 1 11, इसके बाद 21 25, 21 25 बटा 10 के पावर 3 मतलब कितना हुआ? 1000। दशमलव इधर से दाएं अंक से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद 2.125, ये बिना लंबा भाग दिए हम इसे बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब देखिए इसमें 13 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 4 बार, 50 25 25 5 100 100 गुना 5 625, मतलब 13 5 कितना आया? आया 4 बार। तो 5 जो दिया है तो 10 लाने के लिए क्या है? 2 लाना है। 5 गुना 10 होता है, 2 कितना बार? 4, पावर 4 है तो इसका भी पावर 4, इसको 4 लाए तो ऊपर भी 2 के पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। तो अब गुना कीजिए, 13 गुना को 4 बार गुना करेंगे तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 हो जाए, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, तो 13 गुना 16, और ये जब पावर बराबर है तो गुना कर देते 5 गुना 10 के पावर 4। अब 13 गुना 16 को गुना कर दीजिए, 13 और गुना 16, 13 छठ 78, 13 कम 13, 8 7 3 10, 208। तो गुना के ऊपर 208, नीचे 10 के पावर कितना है? 4, तो 4 जीरो बैठाएंगे, और दाएं तरफ से 4 अंक बाद हम दशमलव बैठा देंगे। 3 अंक है, इसमें 1 अंक कम है तो 0 दे देंगे, 0.0208, यही आंसर। तो बिना लंबी भाग द्वारा भी दशमलव में बदल सकते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर का पूरा जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, और इसको एक बार रिवीजन करके और इससे आप लोग 10 नंबर का कमाल कर सकते हैं। तो ओके, फिर से अब नए क्लास में नए चैप्टर होगा, दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे आप लोग के लिए। ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 10 नंबर आपका कमाल हो जाएगा, और इसी तरह फिर हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए।